देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर सस्पेंस इस वक्त भी बरकरार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यहां पर उन्होंने ये इस्तीफा दिया, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सियासी गलियारों में अब एक ही बात गूंज रही है, धनखड़ का फेयरवेल। विपक्ष को लगे नॉट वेल, यानी विपक्ष इशारों में सरकार पर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चला जो अब तक सामने नहीं आ पाया है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि विपक्ष इस फैसले को मानने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना विदाई भाषण भी रद्द किया है। उनके इस अचानक लिए गए फैसले से सियासी हलकों में चर्चा का दौर तेज हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर तंज कसा। सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है, कम से कम फेयरवेल होता। दरअसल जगदीप धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और कार्यकाल का वक्त अभी बचा था। ऐसे में अचानक इस्तीफा देना और कोई औपचारिक फेयरवेल न होना राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर रहा है। चर्चाएं हैं और लोगों की ज़हन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया है। अब क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। अब सबकी नजर इस नए उपराष्ट्रपति के नाम पर टिकी हुई है। एनडीए की ओर से कुछ नामों पर चर्चा हो रही है, तो वहीं कहीं न कहीं विपक्ष भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए फॉर्मूला दिया था, जिसका फायदा सपा को चुनाव में भी हुआ। अखिलेश अब अपने 37 सांसदों के साथ संसद में भी यही नारा बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि 2027 के लिए फिलहाल वो इस फॉर्मूले को फुल प्रूफ बिल्कुल भी नहीं मानते। तभी तो दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद जा पहुंचे और अपने सांसदों के साथ यहां पर एक अहम बैठक की। अटकलें लगाई जा रही है कि अखिलेश पीडीए की जगह शायद अब MY फॉर्मूले के साथ ही 2027 में जाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव के मस्जिद में मीटिंग करने की तस्वीर सामने आते ही सियासी बवाल मच गया है। पहले से ही अखिलेश यादव को नमाजवादी कहती आ रही बीजेपी को अखिलेश पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है। दरअसल ये तस्वीर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद मस्जिद की है, जिसमें अखिलेश यादव मस्जिद के सहन पर बैठक करते दिख रहे हैं। यहाँ डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव के साथ ही संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग, रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी और कई अन्य नेता भी है। नदवी इस मस्जिद के इमाम भी है। अखिलेश की इस बैठक के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि मस्जिद हो तो ये एक इबादत गाह है और वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। अखिलेश की इस बैठक को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी को अखिलेश यादव को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया, तो वहीं कई मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली जामा मस्जिद को चिट्ठी लिखकर इस पर आपत्ति भी जता दी है और साथ में विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी के साथ ही कई मुस्लिम संगठन और मुस्लिम स्कॉलर ने इस पर एतराज जताया है। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग करना, राजनीति बात करना, दुनियादारी की बात करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करना है। अब इस बैठक का चाहे जितना विरोध हो, अखिलेश को संदेश देना था वो तो उन्होंने दे दिया। अब ये फायदेमंद होगा या डेंट पहुंचाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा तेज है। मुद्दा है विशेष गहन समीक्षा और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। दिल्ली में जहां संसद का मॉनसून सत्र जारी है, तो वहीं बिहार में विधानसभा का मॉनसून गरमाया हुआ है, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है और इसे एक तरफा कार्रवाई बता रहा है, जिसे लेकर विपक्ष के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर जोरदार प्रदर्शन किया। जब बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा है तो ये बात दूर तलक पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे कि दूर तलक, तो उसकी वजह जानने के लिए ये तस्वीर देखिए। पटना में विधानसभा के बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन, तो संसद में बाहर भी कुछ ऐसा ही हाल। तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन कहानी एक जैसी। SIR का मुद्दा, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट है और वो इसे रोकने की मांग कर रहा है। बात जहां से शुरू हुई उसी जगह से शुरुआत करेंगे, यानी बिहार से। देखिए, हाथ में तख्तियां और जुबान पर एक ही नारा। विधानसभा के अंदर भी कुछ यही हाल देखने को मिला, जिसके चलते कार्रवाई बाधित हुई। सदन में पहली बार शांत रही, अरे शांत रहो भाई। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक।
अब एक दिन पहले का भी नजारा देख लीजिए, जब जमकर हंगामा बरपा और जिन्हें रोकने के लिए मार्शल तक बुलाने पड़े। संसद भवन के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई वो इससे अलग नहीं थी। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सरकार को लगातार यहां पर घेर रहा है। इसी मुद्दे पर आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच आपको बता दें तीखी नोकझोंक हो गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी राज का जिक्र छेड़ दिया। चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये सत्र खास है, लेकिन एसआईआर पर महाभारत अब थम ही नहीं रही है। और विधानसभा में ये हंगामा और शोर शराबा थमने का नाम नहीं ले रहा। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब देते हुए लालू राज की याद दिला दी। इसके बाद तो चुनाव होने वाला है, तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। मतलब चुनाव नजदीक और एसआईआर का मुद्दा गर्म, ऐसे में विधानसभा का संग्राम दिलचस्प रहने वाला है। एसआईआर और कानून व्यवस्था के अलावा बिहार विधानसभा में आज बाप पर हंगामा हो गया। आरजेडी विधायक के बयान से सदन में बवाल हुआ। स्पीकर नंदकिशोर यादव विधायक के बयान पर ही भड़क उठे और ये पूरा बवाल तेजस्वी यादव के बोलने से पहले हो गया। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी से कहा कि आप जल्दी अपना संबोधन पूरा कर लें, क्योंकि आपके सुझाव से ही आपके साथियों को भी बोलने का समय तय किया गया है। इसके बाद आरजेडी विधायक वीरेंद्र सिंह कुछ कहने लगे। मैं अभी भी कहूँगा, मैं अपने बयान पर कायम हूँ और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है। सुन लीजिए, आरजेडी विधायक को अपने बयान पर अफसोस नहीं है। सदन में इस बयान पर जमकर हंगामा हुआ और स्पीकर नंदकिशोर यादव भड़क गए। अब क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए, नेता विरोधी क्षमा मंगवाई तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। हंगामा बढ़ता देख तेजस्वी यादव बीच में आए। अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत पूरा सत्ता पक्ष माफी की मांग पर अड़ा रहा। बिहार के पटना में जनसुराज पार्टी और पुलिस के बीच यहां झड़प हो गई। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। और जैसे ही जनसुराज के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। दरअसल पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और फिर पुलिस ने जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होने पर प्रशांत किशोर भड़क उठे और सरकार को खुली चेतावनी दे डाली। अगर आप किसी निहत्थे जनसुराज के आदमी पर लाठी मारे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लाठी मार कर दिखाइए, लाठी मार के अभी पता चल जाता है आपको। पूरा बिहार में एक एक दिन सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वो लंबे समय से सड़कों पर उतरे हैं और आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं। सावन महीने की शिवरात्रि और कावड़ यात्रा का समापन। कावड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश में जैसी व्यवस्था थी, उससे शिव के भक्त जो है वो यहाँ गदगद हो गए। सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई यहाँ पर एक एक कावड़िये के लिए मुस्तैद रहा। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की शिव प्रतिज्ञा पूरी हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो ये प्रतिज्ञा ली थी। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सावन की शुरुआत की है, जब सीएम योगी ने कावड़ यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया, और दूसरी तस्वीर आज की, जब शिव भक्त योगी ने कावड़ यात्रा सफल होने के बाद बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। कावड़ यात्रा शांतिपूर्वक हो सके, इसको लेकर कई चुनौतियां थी, लेकिन योगी के निर्देश के बाद पूरे कावड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कावड़ यात्रा के दौरान योगी फोर्स की हर कदम पर तैनाती रही। कावड़ रूट पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया, जिससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिली, बल्कि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सका। इस बार की कावड़ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कावड़िये बिना किसी बाधा के अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा करते हुए सुरक्षित गंगा जल लेकर वापस लौटे, क्योंकि उनकी सुरक्षा में योगी फोर्स अलर्ट रही। क्योंकि सीएम योगी ने शिव प्रतिज्ञा ली थी कि कावड़ यात्रा में शामिल किसी भी शिव भक्त को कोई परेशानी नहीं होगी, और इसी का नतीजा रहा कि पूरे यूपी में कावड़ यात्रा शांतिपूर्वक सफलता से पूरी हो गई।
यूपी के वाराणसी में 42 साल पुराना धार्मिक विवाद अब खत्म हो गया है और इस समाधान के पीछे अहम भूमिका सीएम योगी की रही, जिनकी पहल के बाद एक ऐसा रास्ता निकाला गया कि दोनों ही पक्षों में यहां पर सहमति बन गई। वाराणसी धर्म की नगरी है और अब एक ऐतिहासिक फैसले के साक्षी सालों पुराने धार्मिक विवाद का समाधान हो गया है। बड़े हनुमान मंदिर और गुरु तेग बहादुर जी के चरण स्थल अब फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। करीब 4 दशकों से बंद पड़ा मंदिर इस समय के साथ खंडर में तब्दील हो चुका था, लेकिन जैसे ही ताले खुले, घंटियों की गूंज और आरती की लौ ने पूरे माहौल को आस्था से भर दिया। इस समाधान के पीछे एक बड़ा नाम है सीएम योगी का। उन्होंने दोनों पक्षों से सीधे तौर पर बात की और संवाद के जरिए एक ऐसा रास्ता निकाला जो सभी को मंजूर हो। ताले खुले और रास्ता साफ हुआ। अपनी खूबसूरती से टूरिस्टों का मन मोहने वाला शिमला इन दिनों एक दूसरी ही वजह से चर्चा में है और वो है यहाँ बढ़ते आवारा कुत्तों का आतंक। नगर निगम की ओर से तमाम कोशिशों के बावजूद इनकी संख्या पर लगाम नहीं लग रही है। आम लोग तो इस परेशानी का सामना कर ही रहे हैं। यहाँ के राज्यपाल को भी इस समस्या से दो चार होना पड़ा जब वो माल रोड होते हुए राजभवन जा रहे थे। देखिए कैसे शिमला के मॉल रोड पर स्ट्रीट डॉग्स का कब्जा है बिना किसी डर के। ये सड़कों पर पसरे हुए हैं। टूरिस्ट से इन्हें खाना मिलता है और दुलार भी, तो इसे ही ठिकाना बना रखा है। स्ट्रीट डॉग्स के ऐसे ही एक झुंड की वजह से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के काफिले को रुकना पड़ गया। काफिले में शामिल एस्कॉर्ट गाड़ियां हॉर्न बजाती रहीं और ये डॉग्स सड़क पर ऐसे पसरे रहे। काफी कोशिशों के बाद वो वहाँ से उठे, जिसके बाद काफिला वहाँ से रवाना हुआ। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखिए, आपने नकली बैंक सुना होगा, नकली थाना सुना होगा, नकली पुलिस सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने नकली दूतावास सुना है? अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से एक ऐसा ही नटवरलाल गिरफ्त में आया है। नकली दूतावास यहाँ पर वो चला रहा था। यूपी एसटीएफ ने नकली दूतावास का हैरान करने वाला एक बड़ा खुलासा किया है। ये दूतावास गाजियाबाद में खुला था और एसटीएफ ने जब छापा मारा तो अफसर भी ये सब देखकर हैरत में पड़ गए। आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है। और ये देखिए, ये वही कोठी है जहाँ से चल रहा था फर्जी दूतावास। पहली झलक देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। ये सच है या सपना? कोठी के बाहर लिखा है एम्बेसी ऑफ वेस्ट आर्किटेक्ट और बाहर खड़ी है वीआईपी नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियाँ। इस खेल का मास्टरमाइंड है गाजियाबाद के कवि नगर में रहने वाला हर्षवर्धन जैन, जो अपने आप को वेस्ट आर्किटेक्ट, सबोरगा, पुलाविया, लोडोनेशिया का काउंसिल एम्बेसडर बताता था। हर्षवर्धन के पास 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, कई देशों की विदेशी मुद्रा, विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफी सामग्री बरामद हुई है। इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। आरोपी शिकंजे में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। नकली दूतावास की नटवरलाल की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। हर्षवर्धन काफी शौकीन था। उसकी लग्जरी लाइफ के जो खुलासे हुए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। छापे के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो ये नोटों के बंडल देखिए। ये नगद रुपए हर्षवर्धन के फर्जी दस्तावेज ऑफिस से पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा अन्य देशों की भी मुद्राएं एसटीएफ को मिली हैं। हर्षवर्धन के पास से वीआईपी नंबर वाली लग्जरी 4 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। घड़ियों का ये कलेक्शन देखिए। ये नटवरलाल एक से बढ़कर एक महंगी घड़ियां पहनने का शौकीन था। इतना ही नहीं, लोगों को प्रभावित करने के लिए हर्षवर्धन बड़ी हस्तियों के साथ अपनी मॉर्फ की गई फोटोज का इस्तेमाल भी करता था। इसके अलावा उसका मुख्य काम कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना था। वेस्ट आर्टिका का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसी कंट्री का दूतावास यहाँ पर बनाया गया था, जिसके जरिए हर्षवर्धन जैन कई लोगों को यहाँ से विदेश भेजा करता था और इसके साथ साथ कई सेल कंपनी चला था। एसटीएफ इसका पिछला काला चिट्ठा भी खंगालने में जुटी है। ऐसे में जल्द और बड़े खुलासे हो सकते हैं। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर की कारस्तानियों की जो लंबी फहरिस्त है, जो कि जांच और पूछताछ के जरिए रोजाना सामने आ रही है। अब खुलासा ये हुआ है कि छांगुर बिल्डर बनने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा चुका था। उसने बलरामपुर के उतरौला में प्लॉटिंग का काम भी शुरू कर दिया था। वो रियल एस्टेट दिग्गज बनना चाहता था।
मुख्तार अंसारी के साथ उसके और उसके करीबियों के कनेक्शन सामने आने के साथ ही ये बात साफ हो चुकी थी कि छांगुर जमीन कब्जाने का काम भी करता था। मदरसा और मस्जिद के नाम पर तो जमीन कब्जा ही रहा था। बलरामपुर के उतरौला में उसने प्लॉटिंग भी शुरू कर दी थी। छांगुर, नवीन और महबूब इस अवैध बिक्री में शामिल थे। जानकारी सामने आते ही तहसील प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्लॉटिंग पर रोक लगा दी है। जांच में पाया गया है कि बिना आबादी घोषित किए छांगुर ने न सिर्फ प्लॉटिंग की बल्कि धड़ल्ले से जमीनों की रजिस्ट्री भी करा रहा था। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के एक मॉड्यूल का बड़ा भंडाफोड़ किया है और 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करके एक बड़ी साजिश को टाल दिया है। ये कार्रवाई गुजरात, दिल्ली और नोएडा में की गई है। गुजरात में अलर्ट था, लेकिन लादेन के ये पोस्टर बॉय सबक भूल चुके थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और अब सीधे एटीएस के शिकंजे में हैं। चारों संदिग्ध आतंकी किसी बड़ी प्लानिंग में थे, जिस पर एटीएस ने इनके चैट ग्रुप और सोशल मीडिया हैंडल खंगाले, जहां साफ साफ आतंक की साजिश के निशान मिले और अल कायदा के नेटवर्क से इनका जुड़ाव भी उजागर हुआ। दावा किया जा रहा है कि एटीएस को सभी के पास से डिजिटल सबूत, चैट और संदिग्ध ग्रुप्स के लिंक मिले हैं। फिलहाल चारों आरोपी एटीएस की कस्टडी में हैं और इनसे जुड़े हर लिंक को ट्रेस किया जा रहा है। दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश के बाद कई इलाके यहां जलमग्न हो गए। लोगों ने नाव चलाकर व्यवस्थाओं का विरोध जताया और कई इलाकों में तो पानी इतना भर गया कि लोग तैरकर नहाने लगे और कुछ लोग तो सड़कों पर भरे पानी को स्विमिंग पूल समझकर तैरने लगे। ये देखिए तस्वीरें, कैसे ये शख्स पानी में तैरता दिखाई दे रहा है और लोग भी पानी के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पड़पड़गंज के कई इलाके बारिश की वजह से जलमग्न हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि पानी कमर के ऊपर तक जमा हो गया है, जिसके बाद लोगों को निकलने में यहाँ काफी परेशानी हो रही है। इस वीडियो को पूर्व सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये नजारा है पड़पड़गंज का, जहाँ पर ये महिला बोट लेकर पानी में तैर रही है और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ रही है। दिल्ली में हुई भारी बारिश की वजह से इस इलाके को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जल भराव इतना ज्यादा था कि सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई। दिल्ली में बारिश की वजह से होने वाले जल भराव की समस्या गंभीर है, क्योंकि जरा सी बारिश में प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल जाती है। दिल्ली में बारिश की वजह से बुरा हाल सिर्फ पड़पड़गंज में ही नहीं है और कई इलाके हैं जो कि पानी में डूबे हुए नजर आए। जरा सी बारिश ने यहाँ पर प्रशासन की जो तैयारियां हैं उनकी पोल खोल दी, क्योंकि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से सड़कों में पानी भर गया और यह हालत महरौली बदरपुर रोड की है, जहाँ पर देवली मोड़ के पास नाले फुल है, जिसकी वजह से हर तरफ पानी जमा हो गया। देखिए कैसे बाइक वाले गाड़ियों को धक्का देकर ले जा रहे हैं। कमर तक यहाँ पानी भरा है। गाड़ियों को भी आवागमन से परेशानी हो रही है। भारी बारिश के बाद ये इलाका गंदे नालों के पानी में डूब गया है। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए, कैसे बारिश का पानी क्लासरूम में भर गया है। बच्चों के खड़े होने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। नन्हे बच्चे अपने बैग को कंधों में टांगे हैं। बेंच पर बैठकर किसी तरह पानी से बचने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें टीकरी कला इलाके की है, जहाँ पर बारिश के बाद नगर निगम बालिका विद्यालय में कल घुटनों तक पानी घुसाया था। अतिक्रमण से जुड़े मामलों में प्रशासन का बुलडोजर चलते तो आपने कई बार देखा होगा। कभी कभी प्रकृति भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है। मुंबई के भांडुप में लैंडस्लाइड की तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। जाखिंडीपाड़ा इलाके में पहाड़ी हिस्सों की ढाल पर बने बेतरतीब निर्माणों को कुदरत ने कुछ इस तरह ध्वस्त कर दिया। यहाँ मिट्टी को कटने से रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाए गए थे, लेकिन सही रखरखाव और मरम्मत के अभाव में ये वॉल कमजोर पड़ गई। अब जबकि बारिश के बाद इस इलाके में भूस्खलन का दौर शुरू हुआ तो देखिए कैसे एक एक कर कई मकान ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिरने लगे। मकान, दुकान, पेड़ जो भी रास्ते में आया खाक में मिलता चला गया। लैंडस्लाइड को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मलबे निचले हिस्से में मौजूद सड़क तक सरकते हुए पहुंचने लगे। अरे बाप रे! पहले भी इस इलाके में बहुत से हादसे हो चुके हैं, जिसे देखते हुए बीएमसी ने कई घरों को खाली करने का नोटिस दिया था। उधर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में भी आपको बता दें, कुदरत का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है। उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर जा रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के निवाड़ी की तस्वीर देखिए, जहाँ सतारा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं। पुलिस बैरिकेडिंग के बावजूद आम आदमी तो छोड़िए, प्रशासनिक गाड़ियां भी इस सैलाब को पार कर रही हैं। बड़ी गाड़ियों को फिर भी कम खतरा है, लेकिन 2 पहिया वाहन चालक भी सैलाब के बीच निकलकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुल के दोनों ओर पुलिस मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी लोग मनमानी कर रहे हैं। सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीर सुकमा की है।
ये पिकअप चालक लापरवाही बरतते हुए नाले पर उतर गया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि पिकअप पलट गई। देखिए, नाले के बीचों बीच पिकअप पलटा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बाइक सवार लोग नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों के लिए अब ये मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के साथ हो रहे लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर से आई तस्वीरें खौफनाक है। क्यों पहाड़ मुसीबत बरसा रहे हैं? पहाड़ों के बीच से निकलता सैलाब डरा रहा है। ये तस्वीर देखिए, कैसे पानी की तेज धारा अपने साथ मलबा भी ला रही है। धीरे धीरे पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं, जहां लगातार हो रही बरसात लोगों के लिए आफत बन गई है। अचानक आई इस बाढ़ से पहाड़ भी दरक रहे हैं और अपने साथ मुसीबत भी ला रहे हैं। पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 44 और सिंथन जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। ऊपर से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर नाले के ऊपर आ गए हैं, जिससे किश्तवाड़ सिंथन मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मौसम विभाग ने सड़कें साफ न होने तक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से यहां पर एक मवेशी चराने गया बच्चा सैलाब में फंस गया, जिसके बाद सेना की मदद से इस बच्चे का रेस्क्यू किया गया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल मासूम यहां मवेशी चराने गया था, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बच्चा सैलाब के बीचों बीच फंस गया। सूचना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF समेत सेना के जवान मौके पर पहुंचे और फिर बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सैलाब के तेज धार के बीच सेना के जवान डटे रहे और फिर हेलीकॉप्टर की मदद और रस्सियों के सहारे मासूम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है। बच्चे के परिजनों ने पुलिस और सेना का आभार जताया। मानसूनी आफत जम्मू कश्मीर पर कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ और बारिश के बाद नदियों में ऐसा सैलाब आया है कि लोगों का यहां पर हाल बेहाल हो चुका है। अगर पुंछ की बात करें तो यहां सैलाब की वजह से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, हकीकत है पूंछ के सेरी ख्वाजा की, जहां लोगों को अब JCB की बकेट में बैठकर नाला पार करना पड़ रहा है। देखिए, बारिश आई और व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। नाला ऐसा उफनाया कि सड़क गायब हो गई और लोगों के लिए ये रास्ता मौत की तरह डरावना बन गया। अब हालात ये हैं कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सब JCB के जरिए इस नाले को क्रॉस कर रहे। अब ये भी देखिए, बारिश के बाद नदी ने क्या रूप ले लिया है। पानी सिर्फ बह नहीं रहा, तबाही लिखता जा रहा है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि जो इसके सामने आया उसका बचना मुश्किल है। ये सैलाब किसी को नहीं छोड़ता, मकान हो या इंसान। ये सिर्फ पानी नहीं, कहर है जो गांव के गांव निगल सकता है। और अब बात बाबा केदारनाथ धाम की। अब केदारनाथ का सफर आसान होने वाला है। अब श्रद्धालु टनल के रास्ते भक्त जितने भी हैं वो केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, केदारनाथ धाम तक अब सुरंग बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। ये 7 किलोमीटर लंबी टनल जो है वो चौमासी से लिंचोली पहुंचाएगी। उसके बाद लिंचोली से केदारनाथ मंदिर महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लिंचोली से आपको बता दें, मंदिर तक 5 किलोमीटर का ये पैदल सफर करना होगा और इसके लिए सितंबर में जमीनी सर्वेक्षण करवाया गया था और टीम के सर्वेक्षण के बाद पाया गया कि पूरे रूट पर भूस्खलन जोन नहीं है। ऐसा हुआ तो आने वाले 4 से 5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हो जाएंगे। इनमें से एक रास्ता हर मौसम में मंदिर तक सीधे पहुंचा देगा। अभी गौरीकुंड से रामबाड़ा, लिंचोली होते हुए केदारधाम तक पैदल मार्ग लगभग 16 किलोमीटर का लंबा है। वहीं टनल बनने के बाद ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही बचेगा। एक और केदारनाथ में टनल बनाने की तैयारी है तो दूसरी ओर केदारनाथ धाम का पुराना रास्ता भी अब तैयार हो गया है। अब श्रद्धालुओं को 21 किलोमीटर का लंबा सफर तय यहां नहीं करना पड़ेगा। दरअसल ये गरुड़ चट्टी वो रास्ता है जिससे 2013 से पहले यात्रा हुआ करती थी। इसी ओर से सभी लोग बाबा के धाम पहुंचते थे। ये केदारनाथ का सबसे सेफ, सबसे बेहतर रास्ता माना जाता था। लेकिन साल 2013 की केदारनाथ आपदा में गरुड़ चट्टी का रास्ता पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया था। इस रास्ते से यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए 2013 के बाद रामबाड़ा से लैंचोली होते हुए यात्रा का नया रूट बनाया गया। गरुड़ चट्टी की ओर से केदारनाथ पहुंचने वाला रास्ता अब पूरी तरह तैयार है। जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा और फिर बाबा के भक्तों को केदारनाथ पहुंचने में आसानी होगी। अब ये 7 किलोमीटर का मार्ग जब चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को आवागमन में दूरी भी कम होने वाली है, उनका मार्ग भी आसान होने वाला है।
अगर आप अपने बच्चों को स्कूल वैन से स्कूल भेज रहे हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जिन स्कूल वैन चालकों के भरोसे आप अपने मासूम बच्चों को रोजाना स्कूल भेजते हैं, उनमें से कई आपराधिक बैकग्राउंड वाले अब पाए गए हैं। सुबह सुबह यूपी के कई शहरों में दौड़ने वाले ये स्कूली वैन से जुड़ी ये सच्चाई सामने आते ही यूपी पुलिस के होश उड़ गए हैं। जिन ड्राइवर्स के भरोसे हम अपने नौनिहालों को स्कूल भेजते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने अभियान चलाया था। ये खुलासा तब हुआ जब लखनऊ पुलिस ने भरोसा मिशन के तहत ड्राइवरों का सत्यापन किया और उसमें पाया गया कि 100 से ज्यादा ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने ये रिपोर्ट आरटीओ के साथ भी साझा किया है, जिसके बाद अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। के ऊपर कौन कौन से धारा में मुकदमा पंजीकृत है, उनके रियल बैन होने हैं या उस पर जो भी फर्दर कार्रवाई है उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। पुलिस के मिशन भरोसा के बाद सामने आई रिपोर्ट से अभिभावक और स्कूल संचालक दोनों ही डरे। बिहार शराबबंदी की वजह से लगातार चर्चा में रहता है, तो दिल्ली आप सरकार में हुए शराब घोटाले की वजह से अब झारखंड भी इसी शराब की वजह से चर्चा में है, लेकिन किसी भी घोटाले की वजह से नहीं है, बल्कि अपने शराबी चूहों की वजह से। जहां चूहों पर लगा है शराब पीने का आरोप, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 802 बोतल विदेशी शराब। मामला झारखंड के धनबाद का है, जहां शराब बेचने वाली एजेंसी के पास मौजूद शराब और स्टॉक का मिलान किया गया तो इसमें कई गड़बड़ियां पाई गई। कई बोतल खाली थे, इसके अलावा कई में छेद भी थे, कई बोतल कम भी पाए गए। जांच में ये बात जैसे ही सामने आई तो संचालक ने चूहों पर शराब पीने का आरोप लगा दिया। जाहिर सी बात है, ये बात तो हजम होने वाली है नहीं। मामला विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के पास पहुंचा तो वो इस मामले में बेहद नाराज नजर आए। इस गंभीर आरोप के लिए जब विभाग ने जांच कमेटी बनाई तो उसमें चूहों पर लगे आरोप बुनियाद साबित हुए, जिसके बाद अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक में लोकायुक्त की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने कई अधिकारियों के घर पर रेड मारी और कई अधिकारियों के घरों से करोड़ों कैश और कई जेवरात यहां बरामद किए गए। छापेमारी के बाद कई अधिकारियों के घर से नोटों के बंडल मिले तो किसी अधिकारी के घरों से करोड़ों के जेवरात। ये कार्रवाई आए अधिक शिकायत के आधार पर की गई है। लोकायुक्त की टीम ने कोप्पल और हुब्बल्ली समेत कई इलाकों में एक साथ रेड मारी। इस कार्रवाई में आईएएस अधिकारी समेत कई सरकारी अधिकारियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और फिर इन अधिकारियों के घरों से नोटों के बंडल और सोने चांदी के जेवरात जब्त हुए। छापेमारी के दौरान लोकायुक्त टीम ने बड़ी मात्रा में नकदी, सोने के आभूषण, महंगी घड़ियां और अन्य कीमती वस्तुएं जब्त की हैं। जब्त जेवरात का आकलन किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर लगता है कि इस ज्वेलरी की कीमत काफी अधिक है। फिलहाल लोकायुक्त की टीम ने जांच शुरू कर दी है। यूपी के बलिया में जीआरपी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जब यात्री ने ट्रॉली बैग की जांच की तो उसमें करीब नोटों की गड्ढियां मिली, जिसे देखकर अफसर भी यहाँ दंग रह गए, क्योंकि बैग में नोटों के बंडल बिखरे पड़े थे। 500 के नोट, गड्डियां ही गड्डियां, और रकम इतनी थी कि जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, ये कोई मामूली रकम नहीं, इसमें तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए है और दावा किया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही पैसेंजर है। उसके पास कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, लेकिन मिले बस नोट ही नोट। जानकारी के मुताबिक यात्री साबरमती दरभंगा एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। रोज की तरह जीआरपी की टीम चेकिंग कर रही थी। शक होने पर जब उससे पूछताछ की गई तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया, जिस पर उसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई। उसमें नोटों का जखीरा मिला। अब जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल वही, आखिर ये कैश किसका है और किस काम के लिए इस रकम को लाया जा रहा था।